नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बुधवार को छठे दौर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों के बीच 4 विषयों में से 2 पर सहमति बन गई है। पराली जलाने को लेकर किसानों पर की जाने वाली कार्रवाई तथा प्रस्तावित विद्युत सुधार कानून में सब्सिडी को समाप्त करने की आशंका पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अब अगले दौर की बैठक 4 जनवरी को होनी है। अगली बैठक में एमएसपी गारंटी और तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत होगी। बुधवार की चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से कहा कि तीनों कृषि कानूनों के बारे में किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है। सरकार ने किसान नेताओं से यह भी अनुरोध किया कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में अपनी मांग के अन्य विकल्प दें, जिस पर सरकार विचार कर सकेगी। तो आज देश देशांतर में हम बात करेंगे सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई छठे दौर की वार्ता के बारे में। विस्तृत तरीके से जानेंगे एक्सपर्ट से कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है और किन पर अभी भी समाधान निकलना बाकी है और समाधान के क्या आसार दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर एस.के. मल्होत्रा, एग्रीकल्चर कमिश्नर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, और हमारे साथ हैं मिस्टर संदीप दास जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। संदीप दास साहब, अगर आपसे शुरुआत करना चाहूँ, बुधवार की बातचीत को अगर देखें तो काफ़ी सकारात्मक रही और ख़त्म भी एक पॉजिटिव नोट पर हुई। 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। उम्मीद है कि नए साल में ये गतिरोध खत्म हो पाएगा। उम्मीद तो लग रहा है, क्योंकि कल जैसे जो मीटिंग हुआ, जो 7वां राउंड जो मीटिंग हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो बॉडी लैंग्वेज जो बोला जाता है इंग्लिश में, वो क्वाइट पॉजिटिव। क्योंकि अब देखा जाए तो जो मीटिंग के बाद भी करीब 6 घंटा 7 घंटा मीटिंग होने के बाद भी कभी जो फार्मर्स जो 4 तारीख को दोबारा मीटिंग होगा उसको लेकर बड़ा, मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव। क्योंकि इससे पहले जो पहले मीटिंग जो हुए थे वो थोड़ा सा फार्मर्स लोग बहुत नाराज हो गए थे, वो खाना नहीं खा रहा था। तो ये सिंबॉलिज्म था। तो कल का सिंबॉलिज्म ये था कि साथ में मिनिस्टर साथ में खाना वाना खाए। आई थिंक इसके पहले भी मुझे लगता है सरकार भी इस तरफ से काफ़ी सारा इंटरवेंशन, उनका क्या बोलते हैं, बैकडोर चैनल और वट एवर यू कॉल इट, बेसिकली वो डिस्कशन चल रहा था फार्मर्स के साथ। 2 मुद्दे जो पराली जलाने का और जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा प्राइस लेकर, जो प्रपोज था अमेंडमेंट, अभी तो हुआ नहीं था, तो उसको लेकर सहमति होगी कि सरकार वो नहीं करेगी दोनों चीज। तो वो एक पॉजिटिव सरकार पे। और जो सरकार जो एमएसपी को लेकर, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी को लेकर सरकार ने बोला है कि वो तो कुछ एक्सपर्ट पैनल को रेफर कर सकता है, क्योंकि जो तीनों कानून को लेकर तो एक्सपर्ट पैनल को रेफर सकता है। तो सर आई थिंक जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन थे उन लोग ने थोड़ा सा जो उन्होंने मांगा है टाइम, क्योंकि वो भी अपना लीगल जो उनका लीगल जो एडवाइजर है उससे कंसल्ट करेंगे। तो मुझे लगता है पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है ब्रेक थ्रू, एक नया साल में ब्रेक थ्रू लग रहा है, क्योंकि 35वां दिन आज है। इतना ठंड में कुछ हजार किसान बैठे हुए हैं बाहर, तो मुझे ब्रेक थ्रू लग रहा है। क्योंकि कल का बहुत ही ज़्यादा टाइम किसान को, जब मीटिंग के बाद भी जो स्टेटमेंट दिया गया था किसान संगठन की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव था। बीच का रास्ता निकालेंगे कि सरकार ने कि ये जो एमएसपी का गारंटी का सरकार लिखित दे चुकी है कि एमएसपी जो अभी कॉर्पोरेशन है वो चालू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। राइस स्वीट ऑपरेशन इन पंजाब हरियाणा, जो राइस स्वीट प्रोक्योरमेंट एफसीआई करती है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव नोट नया साल में शायद हम लोग को, मुझे आई एम वेरी श्योर दैट नया साल में एक नया, मतलब ये जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। और एक मिस्टर मल्होत्रा, आपकी क्या राय है? क्योंकि कल की बातचीत जिस तरह से संदीप दास भी कह रहे हैं और हमने भी देखा, काफी अच्छे माहौल में हुई। एक बोनहोमी देखने को मिली। 5 दौर में पहले वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मंत्री और किसान साथ में लंगर का खाना खा रहे थे। क्या लग रहा है अगली वार्ता भी सकारात्मक रहेगी और जो बाकी के मुद्दे हैं उन पर भी सहमति बन पाएगी? आपने बिल्कुल सही संभावना व्यक्त की है। जैसे कि मैं बता दूं कि कल जो बातें हुई, बड़े खुले मन से बातें हुई, और सरकार ने जितने भी किसान के समूह हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से भली खुल करके बात की और हर मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। और उसमें जो है जैसे कि कहा गया था कि दोनों तरफ से कदम बढ़ाने की जरूरत है, वो वाकई में कल जो है वो देखने को मिला। दोनों तरफ से कदम बढ़े और बातों पर जो है चर्चा भी हुई। साथ में ये भी हुआ कि हाँ, जो जितने भी सुझाव बताए गए, सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से जो है उस पर जो है चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जितने भी प्रासंगिक मुद्दे हैं उनके,
उस पर जो है तर्कपूर्ण समाधान निकालने की जरूरत है। और उसमें जितने भी बातें हैं उनको एक तरह से हम ये कहेंगे कि जो संविधानात्मक जो एक प्रकार की जो है हमारा, जो हम कहते हैं कि उसको पालन करते हुए अगर हम कोई चर्चा करेंगे तो उसके लिए सरकार ने बिल्कुल खुले मन से चर्चा की है और कुछ निर्णय लिए भी हैं, जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे। और उसमें जैसे कि पहली बात आई थी कि अक्सर जो है हम बात करते हैं कि एमएसपी और जो बाजार का जो मूल्य है उसके बीच में बड़ा अंतर रहता है, कि अगर उस अंतर को कैसे किया जाए, ये कल एक बड़ा मुद्दा था जिस पर चर्चा हुई। तो वो उस अंतर को करने के लिए सरकार ने जो एक तरह से सहमति जताई है कि हम एक समिति का गठन कर देंगे। वो समिति जो है अपने आप में जो एक्सपर्ट्स होंगे वो जो निर्णय लेंगे, जो अपनी सिफारिश देंगे, उस पर जो है आगे फिर चर्चा की जा सकती है। तो वो एक पॉइंट वो था। दूसरा जो बिजली से रिलेटेड बात थी उस पर आप पहले ही बता चुके हैं, तो बिजली का भी एक मुद्दा था। तो ये सब जो मुद्दे हैं एक तरह से मैं ये कहूंगा कि एक बड़े सकारात्मक परिणाम जो है निकल करके आ रहे हैं। और ये जो पहल हुई है अपने आप में बड़ी अच्छी है। जो कल की मीटिंग थी उससे जो है एक तरह का ये रास्ता खुला है कि आगे कुछ ना कुछ इसके और विकल्प निकलेंगे, समाधान निकलेंगे, और जो समस्याएं हैं उनको खुले मन से चर्चा करके उनका जो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है उसको निकाला जाएगा। जी बिल्कुल, तो क्या विकल्प निकल सकते हैं आने वाले दिनों में, इस पर भी चर्चा को जारी रखेंगे। मिस्टर दास, एमएसपी की जहां तक बात करें, रिटन अश्योरेंस की बात पर सरकार कई बार ये आश्वासन दे चुकी है किसान नेताओं को कि रिटन अश्योरेंस सरकार देने को तैयार है, लेकिन लीगल गारंटी की मांग जो है वो किसानों की तरफ से बरकरार है। तो लीगल गारंटी और एमएसपी क्या दी जा सकती है, और अगर नहीं तो उसके क्या कारण है? देखिए, लीगल गारंटी एमएसपी को मतलब प्रैक्टिकल जो रियलिस्टिक देखा जाए तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सरकार जो 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 एमएसपी डिक्लेयर करती है करीब 23 कमोडिटी का डिक्लेयर करती है, और बहुत सारे कमोडिटी आउटसाइड द एमएसपी रेजिम है। एमएसपी और भी जो एमएसपी का डिक्लेरेशन होता है, एक्सेप्ट राइस स्वीट, करीब सरकार 30% खरीदती है राइस व्हीट जो प्रोडक्शन होता है, और रेस्ट ऑफ द ऑल प्राइवेट सेक्टर ही प्रोक्योर करता है। और जो थोड़ा सा पल्सेस और ऑयल सीड जो है नाफेड, वो थोड़ा बहुत 2 मिलियन टन हमारा बफर स्टॉक का रखना है पल्सेस, उसके लिए प्रोक्योरमेंट होता है। थोड़ा कोपरा होता है केरला में। तो ये एमएसपी लीगल नहीं हो सकता है, क्योंकि एमएसपी एक ट्रिगर करता है मार्केट को कि ये मार्केट प्राइस हो सकता है। लेकिन तो गारंटी कर देना, गारंटी करने से तो मैं ये लगता है कि अगर सरकार सारा चीज खरीदना शुरू कर देंगे, एक तो सरकार के पास संस्था नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इतना इंटरफेयरिंग करेगी तो पूरा जो प्राइवेट सेक्टर का जो पूरा जो वैल्यू चेन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अभी जो सरकार का एमएसपी रेजिम है वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए आपका राइस स्वीट की प्रोक्योरमेंट होता है, जो पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में होता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी है उसमें होता है। और थोड़ा मैं जैसे बताया, मैं ऑयल सीड, पल्सेस और थोड़ा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरवीन करती है इसमें अलग। तो उसमें एमएसपी को लीगल गारंटी देने से उसका बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई रियलिस्टिक नहीं है, एंड इकोनॉमिकली ऑल्सो रियलिस्टिक भी नहीं है ये मांग। और सबसे बड़ी सरकार रिटन एश्योरेंस, इससे पहले भी आप देखें तीसरा या चौथा राउंड का जो बातचीत हुआ था उसमें सरकार ने उन्होंने लिख कर दिया था कि जो एमएसपी रेजिम अभी चल रहा है वो चलेगा, कोई बंद नहीं होने वाला है। बट इस किसान संगठन को ये भी करना है कि जो 3 कानून लाए हैं, 2 कानून और अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तीसरा जो है वो उसका मकसद ही यही है कि मार्केट को कैसे ठीक किया जाए। हमारा प्रॉब्लम है मार्केटिंग सिस्टम, इसका मार्केट को ठीक करने का प्रयास है। ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर आए सो दैट एपीएमसी और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा कंपटीशन हो, प्रोसेसिंग बढ़े, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग लेवल बहुत कम है, बहुत लो है प्रोसेसिंग इंडियन। तो और एक चीज मैं सबसे बड़ा किसान नेता को मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो ये एमएसपी मांग करते हैं, सबसे बड़ा जो वैल्यूड कमोडिटी है इंडियन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में वो है मिल्क, पोल्ट्री, एग्स। वो वहां तो कोई एमएसपी नहीं है, और वो सब पेरिसेबल प्रोडक्ट है। देखिए मिल्क बहुत बड़ा पेरिसेबल है, पोल्ट्री देखिए चलता है, वहां कोई एमएसपी नहीं है, उसका एक वैल्यू चेन डेवलप किया है, मार्केटिंग डेवलप किया है। तो इसीलिए सेम में सीरियल्स और उसको लिए भी जो मार्केटिंग है, एपीएमसी का जो थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा कंपटीशन लाने की, जैसे अभी एक प्लेयर है तो कंपटीशन लाएंगे, प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो उसको लेकर थोड़ा तो जो आई थिंक जो मिसगाइडेड और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ये चल रहा है कि एमएसपी बंद हो जाएगा। और ये हालांकि जो आंकड़ा जो दिखा है, एमएसपी रेजिम करीब 6 से 7% फार्मर्स को एमएसपी मिलता है। तो आइडिया ये है कि सरकार की आइडिया ये है कि जो कानून लाए जो मार्केट को ठीक करे, जो मार्केट का जो स्टेबिलिटी है उसको ठीक किया जाए। एंड अल्टीमेटली मार्केट क्या है, मार्केट ये जो प्रोडक्शन सप्लाई का भी इशू है हमारा, क्योंकि ये सब एपीएमसी एक्ट जब आया था, एपीएमसी जो मंडी बने तो हमका वो जो ग्रीन रिवोल्यूशन का बात वाला है,
अभी हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए, एक्सेप्ट ऑयल सीड को छोड़ के और थोड़ा सा पल्सेस को छोड़ के, मोस्ट ऑफ द कमोडिटी आवर सेल्फ सफिशिएंसी है उसमें। हम लोग एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। तो उसको प्रोडक्शन जो 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 सर्कल है उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, तो पर्टिकुलर राइस में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसका प्राइस को लेकर वो सब चीज, जो ये आने से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है, तो ये चीज डिस्कस करने की जरूरत है। हालांकि एमएसपी के जो किसान का मांगे, ये तीनों कानून के साथ कोई लिंक ही नहीं है। एमएसपी इज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर, एमएसपी का तीनों कानून के साथ कोई कहीं भी जिक्र नहीं हो सकता है। तो ये मिस्टर चीज मल्होत्रा, आपकी क्या राय है? क्योंकि जहां तक देखा जाए कई तरह के एडवांटेजेस हैं, कई तरह के फायदे बता रहे हैं मिस्टर दास, और एमएसपी पर रिटर्न एश्योरेंस भी सरकार देने को तैयार है। फिर क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है अगले राउंड की जब बातचीत होगी तो क्या ये एक कदम किसान नेता बढ़ाएंगे? क्या रिटर्न एश्योरेंस पर मान जाएंगे? देखिए, इसमें जो मैं दास साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बिल्कुल असंभव काम है। अगर आप ये कहें कि उस पर कोई गारंटी दे दे तो वो गारंटी दी नहीं जा सकती, क्योंकि जो हम लोग प्रोक्योरमेंट होता है देश में, वो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए। और दूसरा, हमारा भारतवर्ष एक ऐसा पहला देश है पूरे विश्व में जिसने फूड सिक्योरिटी बिल को जो है इनेक्ट किया है। तो उस फूड सिक्योरिटी बिल के तहत हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें, हर एक को खाना मिले। तो इसलिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके लिए खरीदारी करनी पड़ती है। तो जितना एमएसपी होता है वो एक प्रकार का इंडिकेटिव प्राइस होता है, वो इंडिकेटिव है, और उसको एश्योरेंस जो है बिल्कुल वो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सरकार जो खाद्यान्न है जो हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो चावल है चाहे गेहूं है, उसकी जो खरीदी होती है वो किसानों से एमएसपी पर की जाती है। और सरकार ने बड़े खुले मन से उसको क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि एमएसपी का प्रावधान हमेशा रहेगा। एमएसपी का प्रावधान को खत्म करने की कोई ऐसी मंशा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। पता नहीं वो बात कहां से निकल करके आई। वो इस तरह के जो डाउट आए वो सब मिसलीडिंग है, और उसके पीछे कोई मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल निराधार है। तो एमएसपी का प्रावधान रहेगा और हमेशा से बना रहेगा, इस बात के लिए तो सरकार मान रही है, और उसके लिए लिखित में भी कहने को जरूरत है। लेकिन वो जो गारंटी वाली बात है वो गारंटी कभी नहीं हो सकती है। तो और उसमें क्या है कि सरकार का, अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो सरकार ने पहले जो पीछे जब चर्चा हुई उसमें यह भी कहा है कि भाई राज्य सरकारें अगर कुछ अपना प्रोक्योरमेंट करना चाहती है तो प्राइवेट मंडी को इजाजत दे दे। तो प्राइवेट मंडी को भी इजाजत देने के लिए भी परमिशन दी गई है, और प्राइवेट मंडी से अगर टैक्स लेना है सरकार ने, राज्य सरकार में, तो वो टैक्स भी ले सकती हैं। तो इस तरह का प्रावधान भी किया जा सकता है। तो सरकार अपने आप में ये प्रतिबद्ध है कि हमारे किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, किसानों को जो एक प्रकार की इनकम है उनका स्तर कैसे सुधरे। और हमारे यहाँ 86% किसान छोटे और मंझले किसान हैं। तो ये जितने भी हमारे छोटे और मंझले किसान हैं उनका जो वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस है, जो उत्पादन आता है, वो भी वॉल्यूम कम है उसका। तो कम होने के नाते उसको कई बार डिस्ट्रेस सेल भी करना पड़ता है, कभी उसको रेट अच्छे नहीं मिलते अपने। तो जो एफपीओ का कंसेप्ट सरकार ने बहुत सारी पहल की है। 10,000 एफपीओ बनाएंगे, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कृषि को अलग से जो है महत्व दिया गया है। तो जब ये सब चीजें बनेंगी तो किसानों का फायदा रहेगा, और मंडी का अपना रूप निकल करके सामने आएगा, और किसान अपने आप में सशक्त होगा। और जितना भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, अभी अगर आप देखें तो ये तीनों विधेयक, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और सरकार ने ये भी कहा कि हम बैठ करके खुले मन से जितने भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। अगर आप बात करें दूसरा जो विधेयक इसमें जो आया था, जिसका नाम हम लोग ये कहते हैं कि एक प्रकार से जो कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन है। एक तो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और एक प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम किसानों को प्रोटेक्शन भी देंगे उस अधिनियम के तहत, और किसानों को जो है कीमत का आश्वासन देंगे। तो वो जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कृषि सेवा की बात है, तो कृषि सेवा में मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाह रहा हूं कि किसानों के लिए नई तकनीक जो है उसके लिए रास्ता खुलेगा, और बहुत सारे ऐसे मंडी के और रास्ते खुलेंगे। अगर किसान फार्म गेट पे बेच रहा है तो उसमें क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। अभी बाहर कहीं बेचने जाएगा तो हो सकता है कि उसको कहे कि भाई तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम उसके ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे, मंडी टैक्स लगेगा, ये सब लगेगा, दलाली लगेगी। तो वो सब चीजों से एक तरह से उसको मुक्ति मिलेगी। किसान का जो फार्म गेट है
वो भी एक मंडी का काम करेगा। कोल्ड स्टोरेज एक प्रकार का मंडी का स्थल का काम भी कर सकता है, वेयर हाउस मंडी स्थल का काम करेगा। तो ये एक प्रकार की किसानों को आजादी है। मुझे लगता है कि सबको, किसानों को बड़ी बारीकी रूप से इन सब चीजों को समझने की जरूरत है जी कि बिल्कुल, इसके कई कितने तरह के फायदे। रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ आशंकाएं हैं जो किसानों के मन में हैं और जरूरत है कि उनको भी दूर किया जाए। संदीप दास जी, कानून वापस लेने की बात पर सरकार ने किसानों से अनुरोध किया है कि कृषि सुधार कानूनों के संबंध में जो उनकी मांग है, उनके कुछ अन्य विकल्प भी दें जिस पर सरकार विचार कर सकेगी आने वाले समय में। क्या लगता है, क्या विकल्प हो सकता है किसानों के पास जिससे कि ये कानून वापस भी लेने की जिद ना करें और उनकी सारी आशंकाएं भी दूर हो सके? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोई भी अगर आप प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई निगोशिएशन अगर टेबल पे आए हैं फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपील करने का कि वापस ले लो, एक अड़ियलपना है। वापस ले लो कि एक कानून, ये जो आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंडिया में करीब 20 साल से हम लोग इसको देखकर आ रहे हैं कि एपीएमसी रिफॉर्म करके, ये वो 20 साल के बाद ये एक कल्मिनेशन पॉइंट है कि ये कानून पास किया गया। इसको ऐसे वापस लेना, पार्लियामेंट्री एक्ट कैसे वापस नहीं सकता है। हालांकि सुधार की जरूरत है। वन ऑफ द एस्पेक्ट शायद किसान और संगठन ने उठाया कि उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट अगर कोई खरीदार, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो खरीदार और फार्मर्स के बीच डिस्प्यूट होता है तो वो एसडीएम के पास जा सकता है। तो उसमें कहा कि एसडीएम के पास इतना काम होता है तो वो शायद सिविल बहुत सारे इश्यूज बन जाएंगे वहाँ। तो उसको लेकर शायद सरकार ने खुली मन पे उन्होंने बोला कि हम देखने को तैयार है कि इसको कैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए कि फार्मर्स वहाँ जाकर हैरास ना हो, वो लीगल क्या बोलते हैं, लीगल उसमें ट्रायंगल में ना फंसे। तो उसको लेकर जो वापस लेने का तरीका मुझे समझ में नहीं आता है। वापस क्यों लो? ये एक एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और वो कानून और एवरी स्टेट है, मतलब वो अपने आप हर स्टेट अपना कानून वहाँ अपना एक्ट कर सकता है। तो इसमें से वापस लेने का तो बड़े अड़ियलपना है। और पर्टिकुलरली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को तो वो तो अच्छा ही है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इन्होंने जो बोला है कि वो तो बहुत ही प्रोग्रेसिव रिफॉर्म एक है। मुझे लगता है बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ मिसगाइडेड पॉलिटिक्स और कुछ एस्पेक्ट है। और स्पेशली मेरा तो कहना है कि पर्सनल क्या यही रीजन है कि जो पर्टिकुलरली पंजाब हरियाणा में है, जो अभी 8.5% का टैक्स लगता है जो एफसीआई खरीदती है राइस व्हीट, और 6.5% हरियाणा में है। तो अब देखो दूसरे राज्यों में करीब बहुत कम 2% मंडी टैक्स है। वहाँ पंजाब में 8.5% है, अर्तिया कमीशन 2.5% है, रूरल डेवलपमेंट सेस उसमें लगता है। मैं आंकड़ा देख रहा था 2019-20 में एफसीआई ने करीब 4,500 करोड़ रुपया खाली टैक्स में दिए प्रोक्योरमेंट करने के लिए राइस व्हीट। आप बताइए कौन सा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि 8.5% टैक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है? ये बहुत हाई है। जो कि अदर कमोडिटीज में मंडी में कितना लगता है? 1% 2% जो मंडी का फीस होता है। तो वो चीज को समझने की जरूरत है। और बहुत सारे मैं समझ सकता हूँ कि बहुत जो आरटीआई है, बहुत सारे वो सोचता है कि एफसीआई अगर डायरेक्टली परचेस करेगा तो इन पंजाब और हरियाणा तो वो टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली फार्मर से खरीदेगा। तो वो एप्रीहेंशन है क्योंकि 4,500 करोड़ रुपए, देखिए 8.5% है तो करीब 1600 करोड़ रुपए अर्तिया कमीशन बैठता है, मे भी 1200 से 1600 करोड़। तो एक बड़ा सा अमाउंट होता है, तो वो लूज करने का थोड़ा सा इनका एप्रीहेंशन है। एंड वही मतलब सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये एक्ट को लागू कर सकता है। कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर नाराजी है वो अपना कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट एसेंशियली। तो ये चीज फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन समझने की जरूरत है। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि इतना कड़क ठंड में 35-36 दिन आज चल रहा है, उसको प्रोटेस्ट करने का कोई अभी जायज नहीं बनता है। जो सरकार इतना सारे एश्योरेंस दे चुका है, मुझे लगता है जनवरी 4 मुझे लगता है शायद ये आंदोलन का आखिरी दिन रहेगा। हम सबको ऐसी उम्मीद है। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को जिन दो बातों पर सबसे ज्यादा आशंका थी कि नए कानूनों से एमएसपी और मंडी की व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और किसान बड़े कारोबारी पर आश्रित हो जाएंगे, ये दो आशंकाएं जो हैं उन पर बातचीत अभी अगले चरण में होनी है। और इन दो बातों पर ऐसा लग रहा है कि समाधान इतना आसान नहीं होगा। क्या लग रहा है कि किन बातों पर किसानों को समझाया जा सकता है, उनकी आशंकाएं दूर की जा सकती हैं, और 4 तारीख को जब बैठेंगे दोनों पक्ष तो किस तरह के आउटकम की उम्मीद है आपको?
मेरा जो सोच है वो सकारात्मक है और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे परिणाम निकलेंगे और उस दिन कोई ना कोई समाधान निकल करके सामने आएगा। लेकिन उसमें जो है कुछ चीजें जरूर समझने की जरूरत है कि हमें हमारी जो पहले की खेती कैसी थी और अब की कैसी है और सरकार की मंशा क्या है। सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल पहले से ही जाहिर की है कि हम किसानों की जो आमदनी है उसको कैसे बढ़ाएंगे और किसानों को जो मूल्य है वो सुनिश्चित कैसे करेंगे। तो ये जितने सुधार आए, ट्रांसफॉर्मेशन की कृषि में जरूरत है और जो भारत सरकार ने जो पहल की है वो एक प्रकार से, मैं जब भी बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि दिस इज ए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसमें कहीं भी किसी प्रकार का ऐसे किसी के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा रही है। वो विकल्प पहले भी थे, वो अब भी रहेंगे और ये नए विकल्प सामने रखे। अगर अपनाना चाहता है कोई उनको भी अपना ले, नहीं अपनाना चाहते तो पहले वाले विकल्प अभी भी सामने रखे हैं। तो उसमें किसी ने किसी तरह का भी कोई ऐसे दबाव नहीं है किसी के ऊपर। और इसमें जो बात आती है कि अब परंपरागत खेती है, अभी जो बात कर रहे थे गेहूं और चावल, हर जगह गेहूं चावल, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें उससे निकल करके आना है क्योंकि हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो हाई वैल्यू की क्रॉप्स की तरफ आना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन की बात आएगा। माननीय कृषि मंत्री बार बार कहते रहे कि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। कल भी चर्चा में ये बात आई और डाइवर्सिफिकेशन में हाई वैल्यू क्रॉप, जितनी मूल्यवान फसलें हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा और जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े और हमारे जितने संसाधन हैं उनको भी हम लोग ध्यान में रखें क्योंकि हमारे संसाधन कम हो रहे हैं। चाहे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करिए तो 91 जिले जो है वो डार्क जोन में चले गए हैं। तो वहां एक प्रकार की हमें चावल का विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी जगह अल्टरनेट क्रॉप्स है वो सिस्टम हमें लाने की जरूरत है और आधुनिक तकनीक, क्योंकि अभी तक क्या कहते रहे कि जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करें तो हम अच्छा जो है फूड प्रोड्यूस करें, वो बाहर के लिए करते हैं। हम लोगों को भी अच्छा फूड चाहिए, प्रोड्यूस चाहिए। तो इससे जितने भी सुधार आएंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल हो पाएगा, पारदर्शिता रहेगी, डिजिटल सिस्टम आएगा व्यापार का और किसान की आमदनी बढ़ेगी। किसान को जो एक प्रकार से जो दलाल अभी जो है वो जो आड़तियां हैं वो बीच में जो ज्यादा मुनाफा ले जाते थे वो एक तरह से बिल्कुल हट जाएगा। तो वो हट जाएगा तो उसमें दो तरह के फायदे रहेंगे। एक तो ये है कि किसानों को उत्पाद बेचने की आजादी, सबसे पहला जो एक मुझे जो लग रहा है, और उसमें किसान भी सहमत है एक तरह से, और लोगों को भी कम कीमत पर वस्तुएं मिलेंगी क्योंकि वो जो आड़त वाली बात है वो कम हो जाएगी। तो जो आम कंज्यूमर है, किसान भी कंज्यूमर है, तो उसको भी जो है कम कीमत पर जो है बहुत सारी वस्तुएं मिलेगी। और जो निजी निवेश है उसकी कृषि में जरूरत है और ये लंबी मांग किसानों की तरफ से ही उठ के आती रही है कि इन परिवर्तनों की जरूरत है। अलग अलग ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कहा गया है कि इसमें चेंज करने की जरूरत है। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे इन सुधारों से और अर्थव्यवस्था भी इंप्रूव होगी। और जहां तक कि आप बता रहे हैं कि 14 साल पहले से ही पंजाब राज्य जो है जो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है वो पहले से कर रहे हैं। वहां पर एक मॉडल एक्ट उनके पास पहले से बना हुआ है और वहां पर जो है चिप्स बनाने के लिए आलू के, उसके लिए उन किस्मों का जो है अनुबंध खेती हो रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो टोमेटो की प्रोसेसिंग और ये करने के लिए उसकी विशेष किस्में हैं, विशेष प्रकार की, तो वो इंडस्ट्री एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से पंजाब में करवा रही है, पहले से हो रहा है। तो इस तरह की चीजें कोई नई नहीं है, कुछ नई बातें कुछ एक नए रूप से सुधार करके लाई गई हैं जिससे कि एक नए रास्ते खुलेंगे, पारदर्शिता होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कृषि में किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और जो डिस्ट्रेस सेल होती है किसानों का, मैं ये देखता हूं कि कई बार जो मेहनत की है उसके रेट अच्छे नहीं मिल पाते हैं मार्केट में। तो इस प्रकार के सुधारों से उसका जो कीमत आश्वासन है वो सुनिश्चित होगी। तो ये सब चीजों से, सुधारों से एक प्रकार से किसानों का किसी प्रकार से नुकसान तो हमें कहीं नजर नहीं आता, फायदा ही फायदा नजर आता है। होगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि किसानों तक ये बात पहुंचेगी और वो इस बात को जरूर समझेंगे। वक्त की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। और साथ ही आप दोनों को राज्यसभा टीवी की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी। तो देश देशांतर में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।